नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 जून सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अब नहीं अटकेगी सब्सिडी की फाइलें, हरियाणा सरकार ने तय की योजनाओं की डेडलाइन, सीधे खाते में आएगा पैसा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा सहारा, 21 जिलों में खुलने जा रहा है शक्ति सदन। मनीषा मौत मामले को लेकर भिवानी में 7 तारीख को महापंचायत, प्रदेश भर के खापों को बुलाया, पिता बोले अब अंतिम फैसला लेंगे। हरियाणा में क्लार्क भर्ती के नियम बदले, ग्रुप डी का प्रमोशन कोटा बढ़ा, अब 21,700 रुपये से शुरू होगा वेतन। CBSE 12वीं की वेरिफिकेशन और री एवेल्युएशन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब स्टूडेंट 7 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। हरियाणा कांग्रेस में खत्म होगी गुटबाजी, इंचार्ज जितेंद्र बघेल ने उठाया जिम्मा, जिला स्तर पर होगी रिव्यू मीटिंग। हरियाणा कांग्रेस MLA के पति ने बीजेपी ज्वाइन की, CM ने पटका पहनाया, रेणुबाला नहीं पहुंची, ऋषिपाल बोले शैलजा गुट को खत्म करना चाहता है हुड्डा गुट। हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 42 इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर, कई जिलों और यूनिटों में होगी तैनाती, DGP ऑफिस से जारी हुई लिस्ट। मरीजों को बड़ी राहत, हरियाणा में आयुष्मान कार्ड पर इलाज बंद करने का फैसला वापस, इलाज जारी रहेगा। रेवाड़ी में अब बिना NOC वाले अस्पताल व होटल होंगे सील, DC के आदेश जारी। दिल्ली अग्निकांड के बाद लिया प्रशासन ने फैसला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भर्ती के समय फिट सैनिक को सेवा के दौरान बीमारी हुई तो मिलेगी दिव्यांगता पेंशन। हरियाणा ACB ने की CM से सिफारिश, रिश्वतखोरों को भेजो 100 किलोमीटर दूर, 35 अफसरों व कर्मियों के दूर होंगे तबादले। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी प्राइवेट जैसी सुविधाएं, इस जिले में PET और SPECT तकनीकों को मिली मंजूरी। और हरियाणा में 1000 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी, हरित ऊर्जा की दिशा में नायब सरकार का बड़ा कदम। और अब खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी और उमस से परेशान हरियाणा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ और पंजाब के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को लू से बड़ी राहत मिली है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यह बारिश धान के पौध लगाने वाले किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि तेज आंधी को देखते हुए खेतों में सिंचाई और प्रबंधन सावधानी से करने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के दौरान आसमान में बिजली चमकने या तेज आंधी चलने पर लोगों को पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राहत और आंधी का यह सिलसिला आज यानी 6 जून को भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं। हरियाणा में अब जरूरतमंद और विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही महिलाओं को दर बदर नहीं भटकने पड़ेगा। हिंसा, तस्करी, शोषण, परित्याग, सामाजिक बहिष्कार, बेसहारा और दिव्यांग महिलाओं को सहारा देने के लिए सरकार ने विभिन्न शहरों में शक्ति सदन खोलने की तैयारी कर ली है। सामाजिक संगठनों यानी NGO की सहायता से न केवल ऐसी महिलाओं को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, बल्कि पुनर्वास भी करवाया जाएगा ताकि वे सामान्य महिलाओं की तरह जीवन यापन कर सकें। करनाल और रोहतक को छोड़कर शेष 21 जिलों में शक्ति सदन खोलने के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश शुरू कर दी गई है। किराए के भवन में शक्ति सदन चलाए जाएंगे। प्रत्येक भवन में 50 महिलाओं के रहने की सुविधा मिलेगी। 1000 वर्ग मीटर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले इन भवनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी। शक्ति सदन को NGO द्वारा संचालित किया जाएगा। किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट NGO को शक्ति सदन की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से ही मिशन शक्ति के मानदंडों को और मानकों को पूरा कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने 5 जून से आयुष्मान भारत यानी चिरायु योजना के लाभार्थियों का इलाज नहीं करने के फैसले को वापस ले लिया है। हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतबीर मान के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति और आश्वासन सामने आए हैं। इनमें प्रमुख रूप से लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण, क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाना व बिना किसी उचित कारण के की जाने वाली अनावश्यक कटौतियां रोकना जैसे शामिल है। IMA ने बताया कि प्राधिकरण और निजी अस्पतालों के बीच नियमित संवाद स्थापित किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या प्रशासनिक अड़चन को समय रहते भविष्य में दूर किया जा सके। संगठन ने यह भी कहा है कि जहां भी क्लेम में कटौती की जाए वहां इसका स्पष्ट और उचित कारण देना अनिवार्य होगा। IMA ने अपने सभी सदस्य अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं कि वे आयुष्मान टीम की तरफ से उठाई गई आपत्तियों का समय पर उत्तर दें।
भ्रष्टाचार के मामले में पैसे लेते रंगे हाथों पकड़े जाने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी सख्त नजर आ रहा है। एसीबी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से भ्रष्टाचार में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर आने वाले कर्मियों पर सख्ती बरतने का आग्रह किया है। एसीबी की ओर से कहा गया है कि ऐसे कर्मचारियों को पहले तो बहाल नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जमानत होने के बाद पेंडिंग जांच के तहत उन्हें बहाल किया जाता है तो उनकी पोस्टिंग पुराने स्थान से कम 100 किलोमीटर दूर के जिलों में होनी चाहिए। एसीबी ने प्रदेश भर में ऐसे तकरीबन 35 दागी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी है, जिसमें वह पुराने जिलों में ही दोबारा से ड्यूटी कर रहे हैं। बताया गया है कि मुख्यमंत्री भी ऐसे सिस्टम से नाराज हैं और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने मत्स्य पालन विभाग की 11 सब्सिडी योजनाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय सीमा निर्धारित कर दी है। इससे लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर इन सेवाओं को लाभ मिल सकेगा। सब्सिडी के तहत ऑटो, 4 व्हीलर तथा मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर सब्सिडी का लाभ अब 40 दिनों की निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जेनेटिक सुधार कार्यक्रम एवं न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना पर सब्सिडी, नवाचार एवं अभिनय गतिविधियों, स्टार्टअप, इंक्यूबेटर और पायलट परियोजनाओं के लिए सब्सिडी तथा प्रशिक्षण, जागरूकता, अनुभव एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर सब्सिडी के लिए अब 50 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त एकीकृत सजावटी फिश यूनिट की स्थापना, ताजे पानी की सजावटी मछली बोर्ड बैंक की स्थापना तथा मनोरंजक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु सब्सिडी भी अब 50 दिनों के भीतर ही प्रदान की जाएगी। मछली एवं मत्स्य उत्पादों की ई ट्रेडिंग एवं ई मार्केटिंग के लिए ई प्लेटफॉर्म पर सब्सिडी, कोल्ड स्टोरेज एवं आइस प्लांट के आधुनिकीकरण पर सब्सिडी, मछली मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयों की स्थापना पर सब्सिडी तथा विस्तार एवं सहायता सेवाओं के लिए सब्सिडी भी अब 50 दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने क्लर्कों की भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए हरियाणा लिपिकीय सेवा कानून लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब क्लर्क पदों पर भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया पहले से अलग होगी। इससे कर्मचारियों को अधिक अवसर मिलेंगे और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। नई अधिसूचना के अनुसार क्लर्क के 65% पद सीधे भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। 30% पद ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे। इससे पहले पदोन्नति का कोटा केवल 20% था। इसके अलावा 5% पद अनुकंपा के आधार पर भरे जाने का प्रावधान भी किया गया है। यह कानून केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो इसके लागू होने के बाद नियमित आधार पर क्लर्क नियुक्त होंगे तथा ग्रुप डी के प्रमोशन पाकर क्लर्क बनेंगे। सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10+2 या फिर समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। क्लर्क पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में हरियाणा के जन स्वास्थ्य ढांचे को एक बड़ी मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला नागरिक अस्पताल में अत्याधुनिक पैट और स्पेक्ट सुविधाएं शुरू करने को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अपग्रेडेशन के बाद सरकारी अस्पताल भी सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पतालों की तर्ज पर उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेवाएं देने में सक्षम हो सकेंगे। शुरुआत से अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों, विशेषकर कैंसर, न्यूरोलॉजिकल यानी मस्तिष्क संबंधी और हृदय रोगों से पीड़ित लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आरती राव ने कहा कि नांगल चौधरी क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भी सरकार ने लगभग 11 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से एक नए और अत्याधुनिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के निर्माण को हरी झंडी दे दी है तथा इस परियोजना के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण, हरित ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 1000 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी वाहन प्रदूषण की चुनौती से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण होगी। राव नरवीर ने बताया कि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार भी कर रही है। रेवाड़ी और पंचकुला में हरियाणा परिवहन के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग डिपो स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन विकसित किए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रमों और एक पेड़ मां के नाम अभियान में व्यापक जन भागीदारी ने यह स्पष्ट किया है कि हरियाणा अब केवल विकास ही नहीं बल्कि हरित और सतत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने हरियाणा इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है,
जबकि पार्टी हाईकमान अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा पर अधिक जोर दे रहा है। संगठन को मजबूत करने और गुटबाजी समाप्त करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल को हर माह हर जिला में समीक्षा बैठक कर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय समिति को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। बघेल ने शुक्रवार को रोहतक में बैठक कर अन्य जिलों में होने वाली बैठक के लिए भी दिन और समय तय कर दिया है। 6 जून यानी आज जींद में, वहीं 7 जून को पलवल तथा 8 जून को सोनीपत में समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक का पहला चरण उन्हीं जिलों से आरंभ किया गया है जहां पर संगठन में बिखराव है। पार्टी को एकजुट करने के लिए सह प्रभारी को जिला स्तर पर समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी की ओर से दूसरे चरण का कार्यक्रम भी अब जल्द जारी किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैनिक को भर्ती के समय पूरी तरह से चिकित्सीय रूप से फिट पाया गया था और सेवा के दौरान उसमें कोई बीमारी या दिव्यांगता विकसित होती है तो सामान्यतः उसे सैन्य सेवा से संबंधित माना जाएगा। सुनाए गए फैसले में कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड की केवल यह राय कि बीमारी सैन्य सेवा से संबंधित नहीं है सैनिक के वैधानिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती, विशेषकर तब जब भर्ती के समय में पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया हो। इसी सिद्धांत को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एक सेवानिवृत्त सार्जेंट को दी गई दिव्यांगता पेंशन बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा के खंडपीठ ने सुनाई फैसले में कहा कि मेडिकल बोर्ड की केवल यह राय कि बीमारी सैन्य सेवा से संबंधित नहीं है सैनिक के वैधानिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है, विशेषकर तब जब भर्ती के समय वह पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया था। हरियाणा सरकार ने निवेशकों, उद्योगों और आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए चेंज ऑफ लैंड यूज प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। प्रशासनिक सुधारों के तहत अब भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति के लिए पहले की तरह 19 दस्तावेज जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल अब 3 दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया जा सकेगा। इससे मंजूरी प्रक्रिया तेज होगी, लाल फीताशाही कम होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में लगभग 70% भौगोलिक क्षेत्र में अब CLU अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ऑटो CLU व्यवस्था लागू करने का भी निर्णय लिया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी उद्योगों को राहत देते हुए कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट की समय सीमा 30 कार्य दिवस से घटाकर 21 कार्य दिवस कर दी है। इससे नई औद्योगिक इकाइयों को जल्द ही संचालन शुरू करने में मदद मिलेगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का मानना है कि CLU प्रक्रिया के सरलीकरण से निवेशकों की लागत और समय दोनों बचेंगे। हरियाणा में साडोरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला के पति ऋषिपाल ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीएम नायब सिंह सैनी ने व्यासपुर में आयोजित कार्यक्रम में उनकी ज्वाइनिंग करवाई। विधायक रेणु बाला खुद मौजूद नहीं रही, हालांकि पिछले कई दिनों से वे सीएम के इस कार्यक्रम के लिए न्योता देने के लिए सभाएं कर रही थी। भाजपा का पटका पहनने के बाद इंजीनियर ऋषिपाल ने कहा कि कांग्रेस में विकास की नहीं बल्कि कुर्सी की राजनीति थी। भाजपा में आकर अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम शैलजा गुट से थे। शैलजा को कमजोर करने के लिए हुड्डा ने क्रॉस वोटिंग में नाम उछाला। 2 बार की विधायक रेणु बाला का नाम राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों में से था। पार्टी उन्हें सस्पेंड कर चुकी है। उसके बाद से वे सरकारी कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं के साथ नजर आ रही हैं। उनके पति ऋषिपाल पेशे से इंजीनियर हैं। वो विधायक पत्नी की सियासी गतिविधियां भी संभालते हैं। ऋषिपाल ने कहा कि कांग्रेस ने रेणु बाला को केवल निलंबित किया है, निष्कासित नहीं। रेणु कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखेंगी, लेकिन उनकी राजनीतिक पहचान कांग्रेस से ही जुड़ी रहेगी। रेवाड़ी जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया शुक्रवार से जिले में शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। रेवाड़ी के DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में SIR प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्लॉक लेवल पर ऑफिसर यानी BLO की टीमें 3 बार हर घर पहुंचकर पुनरीक्षण का कार्य करेंगी। DC ने स्पष्ट किया कि 2002 की मतदाता सूची में परिवार के किसी भी एक सदस्य का नाम दर्ज अनिवार्य है। साथ ही सभी मतदाताओं को फॉर्म पर अपनी वर्तमान की नई फोटो सत्यापित करनी होगी। बूथ लेवल BLO 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म देकर भरवाएंगे। जिन नामों को सत्यापन सही पाया जाएगा उन्हें ड्राफ्ट सूची में शामिल किया जाएगा। DC ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची में है और वह इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा। पूरा SIR कार्य अगस्त माह तक संपन्न कर लिया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या फिर संशोधन कराने के लिए दावे और आपत्तियां 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी। वहीं अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर 2026 को जारी कर दी जाएगी। DC ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने की अपील की। इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं।
भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में खुलासे की मांग को लेकर 7 जून को गांव में महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश भर के खापों को बुलाया गया है। इस महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जाएगी और फैसला लिया जाएगा। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन इतनी लंबी जांच के बाद भी खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। जल्द से जल्द सीबीआई खुलासा करे और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, लेकिन बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी खुलासा नहीं हुआ है, जिसके कारण अब 7 जून को महापंचायत करके अंतिम फैसला लिया जाएगा और बेटे को न्याय दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि 7 जून रविवार को सुबह करीब 11 बजे गांव ढाणी लक्ष्मण के पंचायत घर में सर्वजातीय शोराण खाप 84 की महापंचायत बुलाई गई है। पंचायत में हरियाणा स्तर की सभी खापों के प्रधानों सहित सभी समाज के मौजूद व्यक्तियों को लिखित पत्र द्वारा आमंत्रित किया गया है। महापंचायत में मनीषा मौत मामले में मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए अपने अपने विचार रखें और आगामी रणनीति तय कर बेटी मनीषा को न्याय दिलाया जा सके। पिता संजय ने बताया कि उसकी बेटी मनीषा 11 अगस्त को प्ले स्कूल में ड्यूटी पर गई थी। इसके बाद वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने की बात कहकर गई थी, जिसके बाद मनीषा घर नहीं लौटी। इसके बाद 13 अगस्त को मनीषा का शव गांव सिंघानी के खेतों में पड़ा हुआ मिला। वहीं 18 अगस्त को पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। इसके बाद लोगों का विरोध बढ़ गया। बढ़ते आंदोलन को देखते हुए मनीषा का तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाया और जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 116 अंक की गिरावट के साथ 74,243 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंकों की गिरावट रही और ये 23,366 के स्तर पर क्लोज हुआ। कारोबार में मेटल और आईटी शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 4,180 रुपए घटकर 2,57,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,848 रुपए घटकर 1,54,000 रुपए पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजों के बाद भारतीय करेंसी में तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 81 पैसे की बढ़त के साथ 94 रुपए 93 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं आरबीआई ने शुक्रवार को उम्मीद के मुताबिक अपनी ब्याज दरों यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार दूसरी बार है जब दरों को स्थिर रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट यानी कि रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।